गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आपका टॉपिक चल रहा है रासायनिक साम्यिकी अवस्था। रासायनिक साम्यिकी अवस्था में आपने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने शुरू किया था आयनिक साम्यिकी अवस्था, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आयनिक साम्यिकी अवस्था में आपको बताया गया कि वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन आप कर सकते हैं, उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट विद्युत धारा संचालन करते हो तो वैद्युत अपघट्ट का आयनन होता है, यानी वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का वियोजन होता है। इस पर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर एक नियम दिया, जिसे आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। आपको बताया गया था कि जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है, यानी यह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। धनायन की संख्या ऋणायन के बराबर होता है। जितना धनायन पर आवेश होता है उतना ऋणायन पर आवेश होता है ना। ये सब सारी चीज़ें बताया गया था आपको। ये भी बताया गया था कि धनायन और ऋणायन के बीच साम्यावस्था स्थापित होता है, यानी जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो जब ये टूट जाते हैं तो इनके वियोजित और अवियोजित, यानी जो वैद्युत अपघट्ट वियोजित होते हैं वो और जो वियोजित नहीं होते हैं वो, उनके बीच में एक साम्यावस्था होता है। यानी एक बार टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं फिर टूटते हैं, यानी एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। ये भी आपको बताया गया था कि वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का सभी अणु मतलब वियोजित नहीं होते हैं। जैसे NaCl है, NaCl का जलीय विलयन है, इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसका अर्थ ये नहीं होता कि NaCl के सभी अणु वियोजित हो जाएं। तो एक चीज़ बताया गया था आपको कि किसी वैद्युत अपघट्ट का वह अंश जो वियोजित होता है उसे हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ध्यान देंगे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं आपके, तो क्या है टॉपिक है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा आपको बहुत अच्छा टॉपिक मिलने वाला है, वियोजन की मात्रा पर। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या है? सीधी सी बात है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट में जब आप विद्युत धारा संचालित करते हो तो वैद्युत अपघट्ट के सभी अणु वियोजित नहीं होते। अर्थात वैद्युत अपघट्ट, परिभाषा देखो वियोजन की मात्रा क्या है, कि वैद्युत अपघट्ट का वह अंश जो वियोजित होता है उसे हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। और वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजित अणुओं का अंश, वियोजित अणु का अंश, वियोजित अणु का अंश, अणु का अंश, और वियोजन से पूर्व अणु का अंश। और क्या है? वियोजन से पूर्व अणु का अंश, वियोजन से पूर्व अणु का अंश, यह है वियोजन की मात्रा। अब वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अगर जो हम वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित किए वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वैद्युत अपघट्ट का जो वियोजन हो रहा है इसको कितने कारक प्रभावित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। नंबर 1 क्या है? वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, ठीक है ना। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति माने एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट, है ना। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है जरा देखिए। प्रबल वैद्युत अपघट्ट ऐसे वैद्युत अपघट्ट जिनका वियोजन 100% हो जाए, यानी ये ऐसा ना हो कि ये अवियोजित हैं, उसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। और ऐसा वैद्युत अपघट्ट जिनका वियोजन 100% नहीं होता है, यानी अणुओं का कुछ अंश ही होता है, उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो आपको पता है कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट का वियोजन 100% होता है, यानी सब हो जाता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन सभी अणुओं का नहीं होता। दूसरा है, दूसरा ध्यान देंगे,
दूसरा आपका है विलायक की प्रकृति, दूसरा क्या है, विलायक की प्रकृति। अब एक चीज आपको समझ में बताया ही है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट के कुछ, जैसे NaCl, KCl, MgCl2 ये सब प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे एसिटिक अम्ल हमने लिया है ना, या पिरिडीन आपने ले लिया, तो ये सब क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दूसरा है विलायक की प्रकृति, दूसरा क्या है, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। लेक्चर को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेक्चर होता है, नोट्स जो आप बनाएंगे एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स अपने अनुसार बना लेंगे आप लोग। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ना, ध्यान देंगे। किसी विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो विलायक की प्रकृति कैसा है, ये ध्रुवीय विलायक है। क्या है, ध्रुवीय विलायक। जैसे NaCl को जल में घोल दो तो जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, तो NaCl का आयनन हो जाएगा। NaCl का क्या होगा, आयनन होगा। लेकिन NaCl को बेंजीन में डाल दो तो आयनन नहीं होगा, तो बेंजीन भी विलायक है लेकिन वह अध्रुवीय है। तो जो वैद्युत अपघट्ट होता है वह ध्रुवीय विलायक में अधिक आयनित होता है, तो यानी विलायक की प्रकृति। तीसरा है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। अब ध्यान देना, सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन का मतलब हुआ बेटा, देखो जैसे वाटर है, 500 ml जल है, उसमें आप 2 किलो नमक डालोगे तो नहीं वियोजित होगा, थोड़ा सा नमक डालोगे वियोजित होगा। यानी सांद्रता, विलायक की सांद्रता बढ़ने पर विलेय की वियोजन की मात्रा घट जाती है। विलायक की सांद्रता बढ़ी कैसे, यानी जैसे जल पहले से था, उसमें आपने नमक डाला कुछ, तो नमक डालने पर क्या हुआ कि नमक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी नमक का वियोजन की मात्रा घटेगी। यानी तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है और तनुता घटाने पर यानी सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है। तीसरा नंबर है ताप परिवर्तन का प्रभाव, सॉरी चौथा नंबर है ताप परिवर्तन का प्रभाव। चौथा क्या है, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन तो सीधी सी बात है, ताप बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। गर्म जल में NaCl को डाल दो जल्दी से घुल जाएगा, ठंडे जल में NaCl को डालोगे तो आसानी से नहीं घुलेगा, ध्यान दीजिएगा। ताप परिवर्तन माने ताप बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। पांचवा है सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा कि समायन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा घटती है। समायन के प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा घटती है ना। समायन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा घटती है। जैसे लिखा है सोडियम एसीटेट, COOH ने, ठीक, इसका आयनन हुआ तो ये बनाया एसीटेट आयन, और प्लस क्या बनाया बेटा, Na आयन, और ये आपका है एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो ये बन गया एसीटेट आयन, एसीटेट आयन प्लस क्या, H आयन। अब सुनिएगा, सोडियम एसीटेट है, क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। देखो हमने बताया समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा घटती है। अब सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन और एसिटिक अम्ल से एसीटेट आयन, दोनों क्या है, सम आयन। क्या है, सम आयन। इसका अर्थ ये हुआ सोडियम एसीटेट में एसिटिक अम्ल मिलाने से समायन के कारण एसीटेट आयन दोनों में सम आयन है, अतः दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा घट जाती है। यानी एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। सोडियम एसीटेट में एसिटिक अम्ल मिलाओगे तो एसीटेट आयन समायन के कारण एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा घट जाएगी। अगर जो हम एसिटिक अम्ल को सोडियम एसीटेट में मिलाएंगे तो एसीटेट का आयनन आसानी से नहीं होगा, यानी समायन के कारण
इसके आयरन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। सही है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ओस्टवाल्ड का तंता नियम। ओस्टवाल्ड का तंता नियम, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तंता नियम हम लोग पढ़ाई करते थे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स अलग अलग नहीं था, मतलब बोर्ड परीक्षा में जो आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हो उसको लेके भी परीक्षा देना रहता है, अर्थात आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। जो बुक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो और जो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, दोनों को सामूहिक रूप से हम लोगों को समय में एग्जाम दिया जाता था। तो चैप्टर बड़ा लेंदी पड़ता था, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन आप लोगों को तो बहुत कम पढ़ के बहुत कम चैप्टर का अध्ययन करके एग्जाम में देना है। तो कम से कम हम लोगों के समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओस्टवाल्ड का तंता नियम। कंपटीशन के लिए आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दिया करिए, पढ़िए। रेगुलर क्लास रहेगा तो जिन बच्चों का क्लास छूटेगा वो बच्चे फिर थोड़ा समझने में उनको कठिनाई होगी। तो आइए देखते हैं ओस्टवाल्ड तंता नियम, माने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तंता नियम। तो ध्यान देंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट के अवियोजित अणु और वियोजित अणु के मध्य साम्यावस्था रहता है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट के अवियोजित अणु और वियोजित अणुओं के मध्य साम्यावस्था रहता है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने इन पर किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष निकाले, जिसे हम ओस्टवाल्ड का तंता नियम कहते हैं। ओस्टवाल्ड का तंता नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके तंता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट के अवियोजित अणु और वियोजित अणुओं के मध्य साम्यावस्था रहता है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। इन पर ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर एक नियम दिया, जिसे हम ओस्टवाल्ड का तंता नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके तंता के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात तंता जितना ही बढ़ाओगे वियोजन की मात्रा उतना ही अधिक होगा। ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अल्फा उसके तंता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। मीन्स क्या, केवी √kV। ध्यान दीजिएगा, ये तंता समीकरण है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके तंता के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अल्फा बराबर √kV। जहाँ k क्या है, ओस्टवाल्ड स्थिरांक है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, और v क्या है, तंता है। v क्या है, तंता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो स्थिर ताप पर, अब देखो हम ओस्टवाल्ड तंता नियम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान। माना स्थिर ताप पर, माना स्थिर ताप पर तनुजलीय विलयन, माना स्थिर ताप पर तनुजलीय विलयन दुर्बल विद्युत अपघट्ट बीए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बीए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बीए का आयनन निम्न समीकरण के अनुसार होता, निम्न समीकरण के अनुसार होता है।
अनुसार होता है। ये बी है ना, दुर्बल विद्युत अपघट इसका आयनन हुआ बेटा बी आयन और ए आयन है। ठीक, अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से इस पर क्या लगा दो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दो। तो ध्यान देंगे, या ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता देखेंगे निम्न समीकरण के अनुसार होता है। तो Ba का प्रारंभिक सांद्रता कितना है, 1 मोल है। कितना है बेटा, 1 मोल है। ठीक, और इसका क्या है, 0 मोल। 0 मोल प्रारंभिक सांद्रता की बात कर रहा हूं, तो Ba का कितना है, 1 मोल है। माना स्थिर तापमान जलीय विलयन दुर्बल विद्युत अपघट्ट Ba का आयनन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, जिसमें Ba की प्रारंभिक सांद्रता कितना, 1 मोल, और V लीटर के पात्र में है तो 1/V हो जाएगा। अब देखेंगे साम्य पर, किस पर, साम्य पर। साम्य पर क्या हो रहा है, साम्य पर अल्फा मोल वियोजित होता है। अल्फा मोल क्या हुआ, वियोजित। साम्य पर अल्फा मोल वियोजित, तो बचेगा कितना, अरे 1 में से अल्फा वियोजित हुआ तो अल्फा, अब क्रिया V लीटर के पात्र में तो 1 माइनस अल्फा अपान V, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा अपान V और अल्फा अपान V। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो स्थिर ताप पर Ba कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है जिसका आयनन हुआ। अब प्रारंभिक सांद्रता है Ba का 1 मोल, अब क्रिया V लीटर के पात्र में हो रही तो 1/V, सीधी सी बात है। साम्य पर अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो अल्फा वियोजित हुआ तो B आयन का अल्फा और A आयन का अल्फा। अब क्रिया V में यानी V लीटर के आयतन पात्र में तो अल्फा अपान V, अल्फा अपान V, 1 में से अल्फा घट गया तो 1 माइनस अल्फा अपान V हो गया। इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगा दो। क्या लगा दो, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। क्रिया नियम, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। K बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन B आयन इनटू A आयन, ध्यान दीजिएगा, बटे मोलर कंसंट्रेशन क्या बेटा, Ba। मोलर कंसंट्रेशन Ba हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब वैल्यू आप लोग पुट कर लो। अब ध्यान देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें K बराबर हो जाएगा, B का मतलब हुआ अल्फा अपान V इंटू हुआ अल्फा अपान V अपान क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा अपान V। ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा अपान V, तो इसको लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर अपान V स्क्वायर बटे, ध्यान देंगे, 1 माइनस अल्फा अपान V। यही तो होगा 1 माइनस अल्फा अपान V। हाई V से भी बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया अल्फा स्क्वायर बटे V अपान कितना, 1 माइनस अल्फा। ध्यान देंगे यहां हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो क्या है, 1 माइनस, देखो अल्फा बहुत कम है, अल्फा जो वियोजन की मात्रा है वो बहुत कम है, अल्फा बहुत कम माने नगण्य है, तो 1 माइनस अल्फा लगभग हो जाएगा किसके, 1 के। यदि अल्फा वियोजन की मात्रा बहुत कम है, जैसे 1 रुपया में से 1 पैसा खर्च हो गया तो 99 पैसा माने क्या, 1 रुपये के लगभग बराबर है। वही चीज है, अल्फा बहुत कम है, जो वियोजित हुआ बहुत कम है, यानी 1 माइनस अल्फा जो है वह 1 की क्या है, बराबर है। अतः ध्यान देंगे K बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बटे V, अल्फा स्क्वायर बटे कितना, V। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, KV, और अल्फा बराबर क्या हो गया, ध्यान देना, अंडर रूट KV। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट KV। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ, K बराबर मोलर कंसंट्रेशन B आयन A आयन अपान Ba, ये वैल्यू पुट कर दो, इसी को सॉल्व कर दो, तो अल्फा अपान V इंटू अल्फा अपान V अपान 1 माइनस अल्फा अपान V, यानी अल्फा स्क्वायर बटे V स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा अपान V से V कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर बटे V अपान 1 माइनस अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा बहुत कम है, यानी 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर है, अतः K बराबर अल्फा स्क्वायर अपान V हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा तो 1 हो गया।
अब अल्फा स्क्वायर बराबर के वी और अल्फा बराबर अंडर रूट के वी, अर्थात किसी दुर्बल विद्युत अभ्यक्त के वियोजन की मात्रा अल्फा उसके तनुता के वर्गमूल के क्या है समानुपाती होता है, यानी तनुता बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा क्या होगी बेटा बढ़ेगा। तो दो सूत्र आप लोग मत भूलिएगा, ध्यान दीजिए। कौन कौन सा सूत्र नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिए। पहला सूत्र तो ये नहीं भूलेंगे, ये भी है अल्फा स्क्वायर अपान वी 1 माइनस अल्फा, है ना, बटे बटा है, तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो देखेंगे अल्फा अपान वी इंटू अल्फा अपान वी माइनस अल्फा अपान वी, तो अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ये जो लिखा गया ना, ये इसे हम अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर अपान वी बटे 1 माइनस अल्फा को अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, एक हो गया, तो के बराबर अल्फा स्क्वायर अपान वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सूत्र आप, ये सूत्र अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी और अल्फा बराबर अंडर रूट के वी, दोनों ओस्टवाल डायलूशन का तंत्र सूत्र है। तो आप लोग इसको पढ़ें, समझें, न्यूमेरिकल इस पे कल चलेगा, आगे टॉपिक कल बताएंगे।